दोस्तों आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप सभी देखिए और साथ में आपको बनाते भी चलना है और देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 10 बार भी रिपीट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो क्वेश्चन संबंधित है पुस्तक एवं लेखक टॉपिक से, और यहाँ से देखिएगा तो हर बार क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा ही जाता है। तभी आपको 6-7 और नाम बताने वाले हैं, तो सभी को आप अच्छे से कंप्लीट रखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है और इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन यहाँ पर है नेचुरलिस्ट हिस्टोरी का। देखिए यहाँ पर दो तरह का चीज़, एक है सीधा सा हिस्टोरी का। हिस्टोरी का के जो लेखक है हेरोडेटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडेटस को। तो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक है प्लिनी, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर सीयू की है, ह्वेनसांग का पुस्तक है, ये भी सही है। और आपको फाहियान का भी याद रखना है, फूको की, फाहियान से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर महाभाष्य और अगला है मालविका अग्निमित्रम। तो कालिदास जो है संस्कृत से संबंधित कवि है। तो यहाँ पर देखिएगा मोहलंत इस तरह से लगा रहे अम का उच्चारण हो, जैसे हो गया मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस तरह से आपको नाम लगा रहे। तो अगर आपको ना पता रहे ना तो सीधा आप कालिदास में मार दीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही ही होगा। कालिदास संस्कृत से संबंधित है। वैसे आप जो भी 6-7 नाम है याद रख लीजिए, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभी जो है लेटेस्ट वाले में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। दरोगा में भी रिपीट हुआ है, बिहार एसएससी में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास लेखक है। अगला देखिएगा यहाँ पर महाभाष्य, तो ये गलत है। तो महाभाष्य और दो तरह का चीज़, एक है विभास और दूसरा है भाष्य। तो महाविभास के जो लेखक है वसुमित्र है और महाभाष्य के जो लेखक है पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। तो महाभाष्य का हो जाएगा पतंजलि और महाविभास वसुमित्र और महाभारत वेद व्यास। तो यहाँ से सभी नाम अच्छे से याद रखिएगा। नेचुरलिस्ट हिस्टोरी का प्लिनी, सीयू की ह्वेनसांग, महाभाष्य का हो जाएगा पतंजलि और वसुमित्र से संबंधित जो है महाविभास है मालविका अग्निमित्रम कालिदास। तो इसमें पूछा जा रहा था सही नहीं है, तो ये हो जाएगा सही नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ वीडियो चाहते या फिर शॉर्ट डिस्कशन में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो क्वेश्चन संबंधित है पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक से संबंधित है। दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस में यहाँ पर देखिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन तक रिपीट किया जाता है। तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। तो देखिएगा खाद्य श्रृंखला में 3 तरह का है। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। तो उसी सीरियल से ये होना चाहिए और आपको कुछ यहाँ पर याद नहीं रखना है, सीधा सा देखना है कि इसमें कौन किसको खाएगा। तो देखिए जीवाणु कीट है तो ऐसा तो होता नहीं है, और कीट फिर घास, तो घास को कीट खा सकता है, ये तो कभी होगा ही नहीं। कीट को घास ये कभी होगा ही नहीं। अगला देखिएगा यहाँ पर घास हिरन शेर है। फिर अगला है हिरन पौधे बाघ। तो हिरन को क्या पौधे खाएगा? नहीं, पौधे को हिरन खाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर पौधे बाघ, तो बाघ जो होता है मांसाहारी, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर है घास मेढक है। तो यहाँ पर मेढक वैसे कीड़े मकोड़े खाता है, तो यहाँ पर घास को ये हो गया। और फिर इसके बाद देखिएगा मेढक को हॉक कीट ऐसा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से आपको देखना है कि इसमें कौन किसको खा रहा है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि शुरू वाले इस तरह से होना चाहिए, सीरीज चलना चाहिए। तो इसमें जो सही होगा ये वाला सही होगा। घास, तो घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर। तो शेर बाघ ये सब जो है मांसाहारी के अंतर्गत है। और मनुष्य जो होता है सर्वाहारी के अंतर्गत होता है। मनुष्य में देखिएगा तो कुछ शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी, तो इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी माना जाता है। इसी तरह से कौवा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य कौवा क्या है, तो सर्वाहारी के अंतर्गत है। तो ये हो गया घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर। और इसके बाद फिर शेर के मरने के बाद सड़ा गला के जो नष्ट करेगा जीवाणु कवक, ये तो जीवाणु जो होता है अपघटक के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सही हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का है, इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द को चुनिए। जनवरी है, नवंबर है, रविवार का आपको बताना है, उसी अनुसार क्या होगा। इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। यहाँ पर देखिएगा तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आ गया।
अब यहाँ पर देखिए जनवरी है, नवंबर है, तो ये जो क्वेश्चन है महीना और वर्ष, महीना और यहाँ पर देखिएगा तो सप्ताह से संबंधित है। तो साल में कितना 12 महीना है, और पहला महीना देखिएगा तो जनवरी है, और लास्ट से यानी 12वें महीना कौन सा होता है, लास्ट वाला दिसंबर होता है। दिसंबर से एक पहले यानी 11वां महीना लिया गया है। इसी तरह से देखिएगा सप्ताह का जो पहला दिन होता है रविवार होता है। सोमवार से सप्ताह शुरू नहीं है, रविवार से होता है। आप अगर इंग्लिश में देखिएगा तो ऐसे गिनती पढ़ते हैं, संडे मंडे बोलते हैं, और जनवरी फरवरी इस तरह से हुआ। तो पहला दिन सप्ताह का कौन सा है, रविवार है। और फिर आखिरी दिन होता है शनिवार। तो शनिवार से आपको क्या करना है, एक दिन पहले का लेना है आपको यहाँ से। तो एक दिन पहले कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा फ्राइडे होगा। तो ऐसे आपको बनाना है, रविवार से एक दिन रविवार का यहाँ पर लास्ट वाला दिन होगा शनिवार, शनिवार से एक दिन पहले लेंगे, जैसे यहाँ पर लिए थे दिसंबर से एक दिन, दिसंबर से एक महीना पहले नवंबर। तो इस तरह से शुक्रवार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कोष के यूनिसेलुलर जीव का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से आपको तीनों नाम याद रखना है। एक कोष के जीव में जो है यूनिसेलुलर, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर नहीं वाला था, तो ये तीनों है। और केचुआ जो है, केचुआ, मनुष्य, मेढक, ये सब जो हो गया पक्षी बहुकोष के जीव का उदाहरण है। मल्टी सेलुलर जीव है, हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जो है तीनों एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, निम्न को कालक्रमानुसार कीजिए, यानी आपको सीरीज में यहाँ पर सजाना है। तो देखिए युद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या फिर आंदोलन, ये सब चीज़ें जो है अब इस तरह से पूछा जाता है। 3, 4, 5 आपको सीरीज में सजाने के लिए कहा जाएगा वर्ष से रिलेटेड। तो दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा कब हुआ था, 1930 में। साइमन कमीशन 1927, और ये भारत आया था 1928 में। तो इसके बाद है पूना समझौता, तो ये जो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता है। तो पूना समझौता जो हुआ था दोस्तों 1932 में, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो यहाँ पर देखिएगा सीरीज से पहले नंबर पर कौन आएगा, ये वाला आएगा, साइमन कमीशन, यानी कि 2 नंबर। और फिर इसके बाद आ जाएगा दांडी मार्च 1930, 2-1। इसके बाद है पूना समझौता 1932 में, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा 2-1, 4-3 इस तरह से। तो ये वाला सही है, 2-1, 4-3। अगला है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह का पूछा जाएगा। 4 दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 3 जो है एक कैटेगरी के अनुसार होता है, और चौथा जो है अलग है। तो आपको रिलेशन खोजना है, कवि है, लेखक है, उपन्यासकार है, प्रकाशक है। तो कवि का देखिएगा काम क्या है, कविता लिखना है। लेखक का काम होता है लेख लिखना, यानी कहानी लिखना। उपन्यासकार का काम होता है उपन्यास लिखना, ये हो गया। प्रकाशक का काम क्या होता है, जैसे देखिए कवि, लेखक, ये सब जो लिखेंगे उसको छापना होता है, पब्लिश करना होता है। तो ये प्रकाशक सबसे अलग है, तो ये जो हो जाएगा इसमें विषम शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों ये जो है और ये एक समान है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। अब अभी लेटेस्ट वाला एग्जाम देखेगा, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा, बिहार एसएससी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे पूछा जाएगा सीधा सा, भारत में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, राजस्थान में आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। महिला साक्षरता में सबसे जो कम है बिहार का ही है। और बिहार में देखिएगा महिला साक्षरता दर जो है 51.50% है। राजस्थान का आप देखिएगा तो 52% है। तो राजस्थान और बिहार दोनों का आपको याद रखना है। राजस्थान महिला साक्षरता दर में नीचे से देखिएगा दूसरे नंबर पर है, बिहार का यहाँ पर हो गया सबसे कम में। तो इसका सही आंसर ये हो गया, और प्रतिशत में भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। ये देखिएगा दोस्तों, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर जो है, ये जो है मलेशिया में है और बोर्नियो द्वीप पर। तो द्वीप का नाम भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। देश का नाम हो गया मलेशिया और बोर्नियो द्वीप। और विश्व का देखिएगा सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो भारत से रिलेटेड भी आपको याद रखना, पूछा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है, भारत में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए क्रम में सही है।
तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में देखिएगा तो सभी में 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से एक तो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, बाकी और भी। तो हम आप लोगों को इसी तरह का कंप्यूटर का भी क्वेश्चन शामिल करेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों के लिए इस तरह से टेस्ट लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हाँ सर ये वीडियो रेगुलर चाहिए इसी तरह से, तो हम आप लोगों को रेगुलर इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे डिटेल्स डिस्कशन के साथ। यहाँ पर आप देखिएगा कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बिट यानी कि बाइनरी डिजिट हो गया जो कि 01 है, और इसके बाद बनता है बाइट के बाद होता है किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरह से सीरीज में चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा बाइट मेगाबाइट ये तो उल्टा ही दे दिया गया, फिर यहाँ पर किलो बाइट है ये भी गलत है, बाइट, किलोबाइट, मेगा, टेरा और गीगा। तो यहाँ पर देखिएगा गीगा पहले होना चाहिए, टेरा बाद में होना चाहिए, पहला वाला ही सही है 9 नंबर का। तो यानी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो अभी देखिएगा मोबाइल में जो होता है मेमोरी कार्ड आप देखिएगा तो जीबी में होता है, जैसे 64 GB, 128 GB, तो इसी को जीबी यानी गीगाबाइट हो गया। और एमबी में तो 1024 MB का होता है 1 GB, तो ये मेगाबाइट वाला हो गया। 1024 MB में कितना होता है 1 GB होता है, तो ये मान आपको याद रखना है। तो इसमें जितना भी मान है ना सभी 1024 के टर्म में चलता है। जैसे 1 किलोबाइट हो गया तो यहाँ पर 1024 बाइट का 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट यानी केबी का हो गया 1 MB मेगाबाइट, फिर 1024 MB का 1 GB गीगाबाइट, 1024 GB में टेराबाइट, फिर 1024 TB बराबर पेटाबाइट, इस तरह से सीरीज में चलता है 1024। तो ये याद रखिएगा। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे अभी तो 2023 चल रहा है, फिर ये 2020, तो ये जो पुरस्कार है 2 साल पीछे ही चलता है। अभी देखिएगा 2023 में 2021 का दिया गया है, और आपसे एग्जाम में ये नहीं है कि 2021 वाला ही पूछा जाएगा, आपसे 2020 का भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस बार 2020 वाला जो होगा आशा पारेख हो जाएगा, और वहीदा रहमान को जो दिया गया 2021 का दिया गया है, जो कि मिला है अभी हाल ही में 2023 में। आशा पारेख 2020, और फिर इससे पहले आप देखिएगा 2019 में जो मिला था रजनीकांत को, और फिर अमिताभ बच्चन है यहाँ पर तो 2018 में। तो सभी यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीरियल से याद रख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आशा पारेख 2020 का पूछा गया, और आपको 2021 दोनों का याद रखना है। 2019-18 जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों 20 और 21 जरूरी है। तो वहीदा रहमान को अभी इस साल मिला है लेटेस्ट वाला। तो अगर सीधा पूछा जाएगा कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वहीदा रहमान आपको आंसर देना है। अगर वर्ष करके पूछा जाएगा 20 या 21 जो भी पूछा जाता है उस अनुसार आपको आंसर देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। और अभी देखिएगा दोस्तों तो बिहार एसएससी एग्जाम के लिए जो कोर्स है उस पर भारी छूट चल रहा है, तो जाइए आप सभी फटाफट जुड़ जाइए, फुल तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी विषय की, और बहुत ही कम प्राइस पर आप सभी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दरोगा का एग्जाम तो ये भी देखिएगा, इसके लिए भी क्रैश कोर्स चल रहा है, बाकी फुल कोर्स के साथ भी आप सभी जुड़ सकते हैं। तो दरोगा एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप सभी जाइए फटाफट जुड़ जाइए, और इसमें आप लोगों को करेंट अफेयर्स, जीके, साइंस सभी आज इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और फटाफट आप सभी तैयारी के लिए, फुल तैयारी के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। अगला देखिएगा तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2020 बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनुसूचित जाति पूछा गया, यानी कि एससी कैटेगरी में यहाँ पर कितना सीट है आरक्षित लोकसभा में। तो लोकसभा में देखिएगा तो एससी कैटेगरी में जो टोटल सीट रिजर्व है 84 है, और एसटी का यहाँ पर तो इसमें जो है 47 सीट रिजर्व है। तो एसटी का भी पूछा जा सकता है, अनुसूचित जनजाति का नहीं तो अनुसूचित जाति पूछा जाएगा, 84 हो गया। और टोटल रूप से बात करें आरक्षित सीट कितना क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एससी के लिए हो गया 84, और फिर एसटी के लिए टोटल रिजर्व जो सीट है 131 है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के लिए, लोकसभा में टोटल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 131 है, जिसमें एसटी के लिए है 47, एससी के लिए है 84। अगला है जठर रस का पीएच मान क्या होता है।
जठर रस जो निकलता है आमाशय से पेट में, तो आमाशय से यह निकलता है और इसका काम होता है भोजन पचाना। तो भोजन पचाने के लिए पीएच मान बहुत कम चाहिए, यानी इस टाइप का होना चाहिए। इसलिए इसका देखिएगा पीएच मान जो होता है 2 होता है, बहुत ही कम। तो ये 2 इसका सही आंसर हो गया। बाकी पित्त का आपको याद रखना है। तो रक्त का, पित्त का पूछा जाता है एग्जाम में। मूत्र का, तो मूत्र का होता है 7 से कम, यानी 6.5 7 के बीच में। तो पित्त का जो होता है पीएच मान 7.8 होता है। रक्त का हो गया 7.4। ये ब्लड का हो गया। जठर रस का पीएच मान 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से बताइए कौन सा सीएजी के बारे में सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको सीएजी अभी वर्तमान समय में कौन है ये सबसे ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी है। और सीएजी का जो काम होता है, यहाँ पर सभी ऑप्शन दिखेगा तो उस काम सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक खर्चे भारतीय समेकित निधि से दी जाती है, तो ये सही है। अगला है, यह सभी निकाय और प्राधिकरण जो केंद्र या राज्य के राजस्व निधि प्राप्त करते हैं उनकी प्राप्ति और खर्चे का लेखा परीक्षक करता है। इसका मेन काम होता है ऑडिट करना, यानी जितना खर्च हुआ है, कितना राशि आया है गवर्नमेंट की ओर से, क्या चीज़ में कहाँ कितना खर्च हुआ है, ये ऑडिट करना मेन काम होता है। और इसके प्रशासनिक अधिकार केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते, तो ये भी सही है। तो 13 नंबर का जो इसमें सही नहीं है, गलत जो दिया हुआ ये ऑप्शन है, सीएजी को एनजीए और अन्य चुनकर आए स्थानीय निकाय को दी गई निधि का लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। ये देखिएगा स्थानीय स्तर पर नहीं करते हैं ऑडिट, ये देखिएगा तो मेनली यहाँ पर जैसा कि देखिए यहाँ पर केंद्र और राज्य स्तर पर किया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर नहीं किया जाता। और एनजीओ भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि गलत है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देखिएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही है। अगला है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो ये भी सही है। अगला है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये देखिएगा दोस्तों गलत दिया हुआ, धातु से परिचित था, सिर्फ लोहा से यहाँ पर देखिएगा तो परिचित नहीं था। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से धातु से परिचित नहीं था, तो लोहा से परिचित नहीं था। बाकी देखिएगा तो सोना, चांदी, कांसा, तांबा, टीन, इन सभी से परिचित था, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कथन सही है। तो इसमें से 1 और 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कृत्रिम वर्षा के लिए रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर पर है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। ये सब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका यहाँ पर संकेत देखिएगा AgA है। सिल्वर आयोडाइड का ये रासायनिक सूत्र है। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और एक चीज़ याद ये भी रखना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा AgA, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन वर्षा करवाने के लिए इस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, अलीवर्दी खान का नवाब था। ये देखिएगा दोस्तों दरोगा एग्जाम में अब तक 3 बार क्वेश्चन सेम पूछ दिया गया अलीवर्दी खान से रिलेटेड, पीटी एग्जाम, मेंस, अलग अलग परीक्षाओं में। बिहार SSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी को आपको अच्छे से कंठस्थ रखना है। अलीवर्दी खान जो नवाब था बंगाल का नवाब था, तो बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसंत विषुव होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होता है। तो 21 मार्च को जो कहा जाता है वसंत विषुव और 23 सितंबर को कहा जाता है शरद विषुव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च, वसंत विषुव पूछा गया है। और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो इसमें से जो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है मोनेरा में, इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा, जो एक क्वेश्चन किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है।
मानव नेत्र यानी आँख, तो आँख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है ये होता है वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का ये खासियत ये है कि ये जो होता है उल्टा होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा असली और उल्टा। आभासी कहा जाता है काल्पनिक को, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा असली और उल्टा। 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो असली और उल्टा यहाँ पर हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क के सदस्य देश का सभी देश का नाम आपको याद रखना है। इसमें टोटल जो मेंबर है 8 मेंबर, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो नेपाल, भारत और बांग्लादेश ये तीनों दिखेगा तो है, और म्यांमार नहीं है। तो इसमें से जो सदस्य है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे लास्ट में जो जुड़ा है इसमें अफगानिस्तान जुड़ा है। जब इसका दिखेगा तो सार्क का जो गठन किया गया था तो उस समय अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, बाद में इसमें शामिल हुआ है। तो म्यांमार जो है दोस्तों इसमें से नहीं है, तो ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है? म्यांमार नहीं है। कई बार इंडोनेशिया, जकार्ता ये सब देश का नाम दिया हुआ रहता है। और चीन भी देखिएगा तो इसमें सदस्य देश नहीं है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये टोटल 8 देश इसमें मेंबर है। और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है, और ये देखिएगा तो दरोगा बिहार एसएससी एग्जाम में कई बार 5-6 बार रिपीट हुआ है हर एग्जाम में। ये अभी हाल फिलहाल मध्य निषेध दरोगा वाला में भी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। ये दोनों जगह है उत्तर प्रदेश में। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केरल, और इसके अलावा देखिएगा आप तो यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, और पांडिचेरी का जो भाषा है दोस्तों मलयालम है। तो केरल से संबंधित ये मलयालम हो गया। और इसके बाद देखिएगा तमिल, तो तमिल जो होता है तमिलनाडु से संबंधित। ग्रेट अंडमानी हो गया यहाँ पर अंडमान निकोबार से संबंधित। इसके बाद है सिंहला, तो सिंहला भाषा जो संबंधित है कुछ तमिलनाडु क्षेत्र में भी, और फिर श्रीलंका में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हो गया। तो मलयालम जो संबंधित है केरल राज्य से संबंधित है, और कर्नाटक में तो देखिएगा कन्नड़ है। तमिल हो गया तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। तो ये जो दक्षिण भारत से संबंधित राज्य है तो वहाँ से भाषा से रिलेटेड पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा लक्षद्वीप। इसके अलावा केरल भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? जब आपातकाल राष्ट्रपति की ओर से लगाया जाता है तो उस समय देखिएगा आपको जो भी मौलिक अधिकार मिला जैसे बोलने की स्वतंत्रता ये सब जो है खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राण एवं दैहिक से संबंधित यानी आप अपनी आत्मरक्षा से संबंधित जो अधिकार है ये लागू ही रहता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है लागू रहता है। बाकी जितने भी तरह का मौलिक अधिकार मिला है सभी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दरोगा बिहार एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य दो तरह का, एक होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। तो राष्ट्रपति वाला में देखिएगा तो उसमें मनोनीत वाला भाग नहीं लेता, लेकिन उपराष्ट्रपति में सभी तरह का। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो फहराया था
स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। ये देश का नाम भी पूछ लिया जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को विदेश की धरती पर सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? तो जर्मनी में। देश का नाम याद रखिएगा और जगह का नाम ये हो गया स्टुटगार्ट। अगला है, इनमें से कौन सा सच्चा फल है यानी कि ट्रू फ्रूट्स है? तो सभी ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें से जो सच्चा फल है दोस्तों आम होता है। इसके अलावा देखिएगा तो नारियल भी है। बाकी जितने हैं केला, खीरा हो गया, सेब हो गया, ये सब फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल का उदाहरण है। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जरूर ट्राई कीजिए इसका आंसर, फटाफट कमेंट करके बताइए 27 नंबर मैथ का आंसर ABCD में से क्या होगा। सभी ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ से। अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। बनाना कैसे है? यहाँ पर देखिएगा कोष्ट का प्रयोग है, इस तरह सीरीज है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, यानी देखिएगा तो यहाँ वाला जो सीरीज है ना 2, 3, 4 इस तरह से n तक सीरीज है, यानी अनंत तक है, इस तरह से हो गया। तो आपको मान बताना है। तो ऐसे यहाँ पर कोष्ट के अंदर जो मान है इसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 1 - 1/2 को आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 यहाँ पर एलसीएम होगा और फिर यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा, 1 हो गया, 1/2। इतना का जो मान आया 1/2। फिर यहाँ पर क्या है? कोष्ट का प्रयोग है, तो कोष्ट को हटाइएगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह आ जाएगा। फिर यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा, 3 और 1 3 हो गया, 3 में से 1 घटेगा 2 यानी 2/3। इतना का मान आ गया 2/3। फिर यहाँ पर क्या होगा? 4 - 1 3 यानी कि 3/4। और ये नीचे में जो है 2 3 4 इस तरह से एलसीएम वाला है, आप बनाइएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो इतना को आप सॉल्व कर लीजिए, 1 - 1/4 का मान क्या होगा। तो इस तरह से ये सीरीज आ गया। फिर लास्ट में सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में क्या होगा? n में 1 से गुना कीजिएगा तो n आ गया, इस बीच में डॉट डॉट रहेगा। n में 1 से गुना कीजिएगा, n हो गया, और -1 बट्टा में हो गया यहाँ पर n। ये जो क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड होता है, तो इसमें देखना पड़ता है ये जो कटेगा ऐसे कटेगा या फिर ऐसे कटेगा। तो इसमें देखिए आप कट किस तरह से रहा है। तो इसमें देखिएगा 2 से 2, 3 से 3 यानी कि ऐसे सीरीज कट रहा है। तो ऐसे सीधे आपको हर जगह काटते चलना है और यहाँ लास्ट में भी ऐसे ही कटेगा। अब देखिएगा यहाँ से कट क्या क्या गया है? 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ये। तो सबसे लास्ट में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर लास्ट वाला मान में एक ऊपर वाला कट गया तो नीचे वाला बचेगा। शुरू में भी ऐसा ही होता है, नीचे वाला कट गया तो ऊपर वाला बचेगा। तो यहाँ पर बच क्या रहा है? 1 बच रहा है और नीचे में यहाँ पर n बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये सब आप लोगों को सब कुछ बिहार एसएससी मैथ कोर्स में सब कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ये सीरीज या तो ऐसे कटेगा या फिर ऐसे ऐसे, यानी कि इस तरह से कटेगा। और जो भी कट रहा है लास्ट में भी आपको ऐसे ही काट देना है। जो जो मान बचा उसको लिख लीजिए, गुना करके आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 1/n। अगला क्वेश्चन है 0.4 और यहाँ पर रेकरिंग है का वर्गमूल क्या होगा? देखिए दरोगा बिहार एसएससी एग्जाम में आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आपको एग्जाम में बनाने में दिक्कत हो, आप ऐसे क्वेश्चन में फंसिएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहते हैं दोस्तों जो आप कभी नहीं बनाए रहिएगा। क्वेश्चन आपको आसानी देखने को मिलेगा लेकिन नया टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी बेसिक से बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मैथ रीजनिंग का भी एक स्पेशल कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो जाइए आप सभी फटाफट जुड़ जाइए, मैथ रीजनिंग दोनों एक ही साथ रहेगा और पूरी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया 0.4 और रेकरिंग है का वर्गमूल। तो सबसे पहले आप वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पर दीजिए और 0.4 हो गया और इसका रेकरिंग पर आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर चलिए 0.4 जो है इसका मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो रेकरिंग दशमलव के पॉइंट के बाद इस तरह से ऊपर जो डैश रहता है उसको रेकरिंग कहा जाता है, यानी कि आवर्त। तो इसको हटाने के लिए जो है जितना बार, यानी अगर यहाँ पर 2 रहता है 4 2 पर रेकरिंग तो 2 बार 9 लिखते। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला मान जैसे है वैसे लिख देंगे, बट्टा देंगे और 1 पर रेकरिंग है यानी 4 पर ही मात्र रेकरिंग है तो 1 9 यहाँ पर लिखेंगे। 4/9 हो गया। इसको सॉल्व करिएगा, वैसे ये सॉल्व होगा नहीं, कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया? √4/9 आ गया। अब 4/9 आ गया तो 4 का क्या होता है 2 × 2 और 9 का होता है 3 × 3। तो यानी कि यहाँ पर वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 आ गया। अब 2/3 को आपको सॉल्व करके लिखना है।
तो 2/3 का मान आप निकालिएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर से यहाँ पर रेकरिंग वाला झमेला आपको होने वाला है। तो 2 को 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 0.666666 इस तरह से आते रहेगा। तो अब कोई भी अंक का बार बार रिपीटेशन होता है, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर आप रेकरिंग दे दीजिए। रेकरिंग का मतलब है कि इस तरह से 666666 आते ही रहेगा। तो यानी 0.6 रेकरिंग इस तरह से इसका सही आंसर हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 0.6 और 6 पर रेकरिंग इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर किए गए व्यय में कोई वृद्धि ना हो। प्रतिशत वाला सवाल इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए और सिर्फ एक ही प्रतिशत दिया हुआ रहे, वृद्धि या कमी वाला रिलेशन रहे, और आपसे पूछा जाए कि क्या वृद्धि होगी क्या कमी होगी, क्या खर्च पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए आप सीधा सा यहाँ पर जो भी मान दिया हुआ है, ये कमी या वृद्धि में दो तरह के कंडीशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कमी पूछा गया, यहाँ पर देखिएगा तो वृद्धि दिया हुआ है, तो जो भी वृद्धि या कमी वाला मान है इसको आप सीधे लिखिए। और नीचे में क्या करना है आपको, ऊपर में वृद्धि या कमी और नीचे में 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि रहेगा तो 100 में आपको जोड़ देना है, वृद्धि का मतलब होता है प्लस, कमी का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पर 100 में आपको जोड़ना है। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, तो 100 प्लस 20 हो गया। और प्रतिशत में आपको आंसर देना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। यानी ऐसे वाले क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि या कमी बट्टा 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी गुने 100। वृद्धि रहने पर प्लस लेंगे, यहाँ पर कमी रहने पर माइनस लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20/100 में 20 को जोड़िएगा तो 120 हो गया गुने 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर 20 से काटिएगा ये 6 हो गया, और फिर 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 50/3 आएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16.2/3% इसका सही आंसर आ गया। तो सही आंसर जो होगा ये 16.2/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16×3 = 2 50/3, यानी जो आपको यहाँ पर मान निकला था उसी के बराबर हो रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर से संबंधित है। देखिए अगर आपको बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा मेंस में यानी फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचना है तो मैथ रीजनिंग को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं है मैथ रीजनिंग में तो आप सभी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आप पूरा का पूरा स्कोर कर पाइएगा। और बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को दिखेगा 2 तरह का कोर्स है। एक है मैथ रीजनिंग जीके साइंस यानी फुल कोर्स, जिसमें आप लोगों को सभी विषय की तैयारी हो जाएगी। और अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी नहीं है यानी आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग स्पेशल कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है अभिजीत गुप्ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 33वां 2024 ओलंपिक खेल की मेज़बानी किसके द्वारा होगी। देखिए एग्जाम में अगर हार्ड क्वेश्चन पूछना रहेगा तो यहाँ पर वर्ड्स हटा करके आपको ये सीरियल नंबर दे दिया रहेगा। तो बेहतर है कि आप सीरियल नंबर भी इसका ज़रूर याद रखिए। ओलंपिक खेल हो गया, बहुत फेमस खेल है, फीफा का सीरियल नंबर, ये सब का आपको सीरियल नंबर जरूर याद रहना चाहिए। 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो की जाएगी यानी कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस यानी कि फ्रांस देश की ओर से ये जो है मेज़बानी की जा रही है, तो पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा तो ये 2024 वाला हो गया, और इससे जस्ट पहले 2020 का था जो कि 2021 में आयोजन किया गया। तो ये जो हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। तो पिछला भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। आगामी का कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसके बाद जो आयोजन होगा 2028 वाला, 2028 का आयोजन होगा लॉस एंजिल्स। ये लॉस एंजिल्स जो है अमेरिका में यानी कि यूएसए में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष है बी ऑप्शन सुरेश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। और सीरियल नंबर आपको याद रखना है, 25वें गवर्नर है, ये सीरियल नंबर भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो ये जो COP सम्मेलन है दोस्तों, ये जलवायु से संबंधित सम्मेलन है।
और इसका जो आयोजन यहाँ पर हाल ही में किया गया है, इसी साल 2023 वाला है, तो दुबई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो देश का नाम भी आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दुबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध कहाँ स्थित है। पोंग बांध और थिन बांध से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से कन्फ्यूजन भी रहता है। तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका जो सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और नदी का नाम भी आपको याद रखना है ब्यास नदी पर। और थिन बांध है रावी नदी पर पंजाब में। थिन बांध को रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोंग बांध था, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है नीरज चोपड़ा संबंधित किससे है, तो भाला फेंक से है, भाला फेंक से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड मेडल मिला था, जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि कितना मीटर को यानी कि भाला को फेंका था, तो 87.58 मीटर। तो सही आंसर जो हो जाएगा 87.58 मीटर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में अभी भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को जो टोटल मेडल मिला था 7, जिसमें से देखिएगा एक गोल्ड मेडल था, 2 था यहाँ पर सिल्वर यानी कि रजत पदक, और 4 जो है कांस्य पदक मिला था। तो इस तरह से हो गया 7 टोटल मेडल भारत को मिला था। अगला है, पराग्वे की मुद्रा क्या है। पराग्वे की जो मुद्रा है दोस्तों गुआरानी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है राजधानी है, पराग्वे का ही राजधानी है। तो ये सब जो देश है यहाँ से राजधानी मुद्रा ये सब पूछा जाता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस बड़े देश नहीं है, क्योंकि बड़े देश का नाम तो सबको याद है, लेकिन ये सब का नाम नहीं याद रहता। और ख़ास करके जो करेंट में न्यूज में रहा है, ऐसे देश की राजधानी मुद्रा जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। तो बिहार एसएससी में देखिएगा तो बिहार पंचायती राज से रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो ये सब हम आप लोग करवाने वाले, और एप्लीकेशन पर देखिएगा तो इसका जो भी यहाँ पर नोट्स है सब कुछ आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, तभी से आप सभी कंप्लीट करते चलिए। जब एग्जाम आएगा नज़दीक तो फिर आप बहुत बेहतरीन पढ़ नहीं पाइएगा, तो बेहतर है कि अभी से एक टॉपिक कंप्लीट करते चाहिए। यहाँ से 6-7 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 3-4 हर बार पूछा ही जाता है। तो बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन, वित्त का अध्यक्ष कौन करता है, तो पंचायत समिति के प्रमुख। पंचायत में देखिएगा तो एक समिति होता है और समिति से फिर एक प्रमुख को चुना जाता है, तो प्रमुख की ओर से अध्यक्षता की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख हो गया, जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है। अगला है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो हाल फिलहाल में जितने भी तरह का ऑपरेशन चलाया गया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तुर्की और सीरिया में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा भयंकर यहाँ पर बहुत देखिएगा तो है तीव्रता के भूकंप, 7.8 रिक्टर पैमाना। ये भी पूछा जा सकता है कितने रिक्टर पैमाना का भूकंप था, तो 7.8, 7+ होता है दोस्तों, बहुत ही हाई लेवल का भूकंप, तो 7.8 था। और देखिएगा तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ से जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन का जो नाम था ऑपरेशन दोस्त, मित्र नाम नहीं था। और ऑपरेशन गंगा जो संबंधित है रूस और यूक्रेन युद्ध के समय वहाँ पर जो भी भारतीय छात्र थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन करुणा, तो ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार देश से संबंधित है, म्यांमार में चक्रवात आने पर ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है। तो पासपोर्ट से रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको कहा जाता है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, हेनले। तो यहाँ पर देखिएगा भारत की जो रैंकिंग है 80वीं है 2023 वाला में, अभी लेटेस्ट वाला में, तो 80 इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन सा देश है ये भी आपको याद रखना है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो अब आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए। और आप सभी अगर अच्छा कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए
बाकी आप अगर बिहार एसएससी बिहार दरोगा की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं।